यस, ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दिवाली आपकी अच्छी बीती होगी और अच्छे से खूब मिठाई और पटाखे चलाए होंगे आप लोगों ने। चलिए कॉन्टैक्ट निकाल लीजिए। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जनरल प्रपोजल और स्पेशल प्रपोजल वी वुड डिस्कस, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने समझाया भी था कि जनरल प्रपोजल्स क्या होते हैं और स्पेसिफिक प्रपोजल्स। सो व्हाट वी वुड लाइक टू डिस्कस टुडे, वी वुड डिस्कस टुडे the more provisions with respect to general and special provisions। जब मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में कि कुछ स्पेसिफिक और कुछ जनरल प्रपोजल्स होते हैं। स्पेसिफिक प्रपोजल्स वो होते हैं जिसको कहते हैं विनिर्दिष्ट प्रस्तावना। विनिर्दिष्ट प्रस्तावना वो प्रस्तावना जो कि स्पेसिफिक पर्सन को दी जाए। जैसे अभ्युत्थान लॉ एकेडमी के छात्रों के लिए, अभ्युत्थान लॉ एकेडमी के छात्रों के लिए मेरा फोन केवल मात्र 20,000 रुपए का है, लेकिन अगर इसको मैं बाहर बेचने जाऊंगा तो 25,000 का है। तो ये स्पेसिफिक प्रपोजल जो मैं दे रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्लास किसी वर्ग के लिए हो सकता है। ये स्पेसिफिक प्रपोजल किसी कम्युनिटी के लिए हो सकता है। कम्युनिटी मतलब जैसे एडवोकेट फ्रेटर्निटी हो सकता है ना, कि एडवोकेट कोई भी दिखाने आएगा इस हॉस्पिटल में तो 20% का डिस्काउंट है उसको। एडवोकेट कोई चीज परचेज करेगा तो उसको फलाना डिस्काउंट है। दिस इज द स्पेसिफिक प्रपोजल्स। प्रपोजल्स की भी दो वैरायटी अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। एक है विनिर्दिष्ट प्रस्तावना, एक है जनरल। जनरल का मतलब वो जो हमने लालमन वाले केस में पढ़ा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में हमने पढ़ा कि जनरल मतलब एक लार्ज सोसाइटी के लिए जो होता है। जैसे कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी वाला केस भी क्या था, वो भी क्या था, जनरल प्रपोजल था, ठीक है ना। जब कभी भी हम इसकी बात करते हैं, जैसे आरजीएस का सवाल आया मेंस का, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इनविटेशन टू प्रपोजल, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण, वो लिखना था, उसके साथ एक केस को लिखना था, लालमन वाला लिखना था, कार्बोलिक केस वाला, जो कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी वाला केस में आपको मेंशन करना था। प्रोविजंस इजी है, प्रोविजंस सिंपल है, बस समझने वाले हैं। समझ के चलेंगे तो चीजें हो जाएगी। लिखिए, हेडिंग डालिए स्पेसिफिक प्रपोजल, हेडिंग डालिए स्पेसिफिक प्रपोजल। स्पेसिफिक प्रपोजल आर दोज, स्पेसिफिक प्रपोजल आर दोज which is made to a specific persons or specific group of persons विनिर्दिष्ट प्रस्तावना वह है जो कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग वाले व्यक्तियों से की जाए, या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग वाले व्यक्तियों से की जाए, विनिर्दिष्ट वर्ग वाले व्यक्तियों से की जाए। देखिए प्रोविजंस आसान है, तुम एक बार याद रख लीजिए, पूरा लो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लो समझना चाहते हैं तो उसका एसेंस समझिए। क्या समझिए? एसेंस मतलब सार, कि किस बारे में। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, वो महिलाओं के रेस्पोंड, उसमें प्रत्यर्थी होता है ना, पीड़ित व्यक्ति है उसके अंदर। तो अब हमें पता है कि किसके लिए बना है। पोष है किसके लिए है, जेज है किसके लिए है। हर एक लो एक अलग सेपरेट कैटेगरी में डिवाइड है। पार्टनरशिप के लिए है। सोगा सेल्स ऑफ गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल गुड्स अपन खरीद रहे हैं उनके लिए है। टीपीए अलग अलग टॉपिक से डील करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स टीपीए का 30 to 40% टीपीए मूवेबल इमूवेबल दोनों पे लगता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 60% जो है वो अपने इमूवेबल पर लगता है, स्थावर संपत्ति पर लगता है। आप किसी भी एक्ट को पढ़ो लेकिन उसका एसेंस समझो। अगर एसेंस समझ में आएगा ना आपको टॉपिक का, तो आपको समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है टॉपिक। डेफिनेशन में आइए 2A में, डेफिनेशन में आइए 2A में प्लीज। वापस डेफिनेशन में आएंगे 2A। देखिए अब तक हम सिर्फ डेफिनेशन 2A को ही पढ़ रहे हैं। अब तक हम किसको पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2A को पढ़ रहे हैं। ये बोलता है when one person signifies to another, when one person signifies to another। ये जो व्यक्ति है अनादर, ये जो व्यक्ति है अनादर, ये अनादर कौन हो सकता है सर? ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। मतलब जिसको आप ये दे रहे हो, जिसको आप सिग्निफाई कर रहे हो, वो विनिर्दिष्ट भी हो सकता है और
एक सामान्य भी हो सकता है। ठीक है, एक सामान्य प्रस्तावना सामान्य व्यक्ति के लिए, जनरल भी हो सकता है। ये बात समझिए, डेफिनेशन हर चीज का जवाब दे रही है यहाँ पर। डेफिनेशन से केस लॉज आए, डेफिनेशन से थ्योरीज आई है, डेफिनेशन से हर चीज यहाँ पे निकल के आई है। जैसे वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनादर, अनादर मतलब ये अनादर में कोई भी आ सकता है, स्पेसिफिक भी आ सकता है, जनरल भी आ सकता है। इस अनादर के अंदर नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं और लीगल पर्सन भी आ सकते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति भी आ सकते हैं, नैसर्गिक व्यक्ति भी आ सकते हैं, या फिर विधिक व्यक्ति भी आ सकते हैं। नेचुरल का मतलब आप में हम सब, लीगल मतलब कंपनी, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, किसी फर्म के साथ आपने कोई एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, रटना मत, समझना। हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको, जहां की एक व्यक्ति किसी बात को करने से, प्रवृत्त करने की रजामंदी किसी अन्य को, लिखा है किसी अन्य को, तो अन्य का मतलब यहाँ पर कौन कौन है? अन्य का मतलब है विनिर्दिष्ट व्यक्ति भी हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर एक विधिक व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर नैसर्गिक या प्राकृतिक व्यक्ति भी हो सकता है। वही बात समझ में आई? तो हम उसको सिग्निफाई कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक आदमी का एक डॉग गुम गया, एक कुत्ता था उसका गुम गया। अब जब आप एक एनिमल लवर नहीं होते तो आपको लगता है कि कुत्ते के घूमने पे कोई 50,000 का 1 लाख का इनाम भी घोषित कर देता है, तो कुत्ते घूमने पे कौन करेगा? लेकिन लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख देने को तैयार होते हैं। इतना अटैचमेंट होता है उनको अपने प्रिय पालतू जानवर से। मान लीजिए आपने कहीं पोस्टर देखा होगा जयपुर में कि फलाना आदमी गुम गया है, उसको उचित इनाम दिया जाएगा, या इतने रुपए का इनाम दिया जाएगा, या कुत्ता गुम गया उसको इतना इनाम दिया जाएगा। अगर आपने पोस्टर देखे हैं तो ये सब जनरल ऑफर है या फिर जनरल प्रपोजल है। ठीक है ना सर? ये सब क्या है? सामान्य प्रस्तावना है। क्योंकि जनरल व्यक्ति के लिए आप यहां पर चीज बात भी किसकी कर रहे हो? एक जनरल व्यक्ति की बात कर रहे हो, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। General proposals are those which are made at word at large, which are made at word at large, which are made at word at large। सामान्य प्रस्तावना वह है जो कि सामान्य प्रस्तावना वह है जो कि संपूर्ण विश्व के समक्ष की जाती है, संपूर्ण विश्व के समक्ष की जाती है, संपूर्ण विश्व के समक्ष की जाती है। अगर बात आए जनरल प्रपोजल की, तो लालमन शुक्ला भी लिख सकते हो आप, और आप कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस भी आप लिख सकते हो, क्योंकि कोर्ट ने ये तो हेल्ड किया कि एक जनरल प्रपोजल है। कोर्ट ने क्या बोला कि एक स्पेसिफिक प्रपोजल नहीं था, ये एक जनरल प्रपोजल था, ये इन्विटेशन टू प्रपोजल भी नहीं था, मतलब ये आमंत्रण भी नहीं था प्रस्तावना के लिए, ये आमंत्रण या फिर निवेदन भी नहीं था एक प्रस्तावना के लिए, ये एक जनरल प्रपोजल था। जब बात कर रहे हैं हम जनरल प्रपोजल की, तो एक जनरल प्रपोजल है, और जनरल प्रपोजल को समझने के लिए आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। बेसिक एसेंस समझिए आप, रेशो क्या हेल्ड क्या है वो समझिए, क्योंकि इंटरव्यूज में केस लॉस के फैक्ट्स भी पूछे हैं। ठीक है, एक और चीज यहां समझिएगा, कभी कभी क्या होता है सर, समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है जहां पर कंडीशंस में कुछ प्रपोजल्स भी हम लोग लगाते हैं, कंडीशंस में प्रपोजल भी हम लोग लगाते हैं। सपोज कीजिए एक आदमी का कुत्ता मिसिंग है, ठीक है, नंबर दिए हुए थे नीचे, मैंने फोन कर दिया कि हाँ साहब ये कुत्ता मेरे पास है। आदमी बोल सकता है ना कि उसकी फोटो भेजो, बोलेगा ना आपको फोटो भेजो एक बार फिर देखेंगे, क्योंकि फर्जी कॉल भी तो बहुत आते हैं ना, स्कैम भी तो होते हैं ना ऐसे कि हम मिल गया हमें 5,000 रुपए से अकाउंट में डाल दो। कभी कभी क्या होता है सर, परफॉर्मेंस और प्रपोजल एक्सेप्टेंस के पहले आपसे कुछ परफॉर्म करने के लिए भी बोल सकता है कि भाई आपको मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करो, फोटो भेजो। कंडीशंस के ऊपर भी एक्सेप्टेंस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको फोन करके देगा कि मिल गया हमें 1 लाख रुपए की आधी रकम अभी डाल दो, शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा। फिरोजी थोड़ी चल रही है भैया, एक्सटॉर्शन चल रहा है क्या? तो कुछ कंडीशंस भी हो सकती है, वो बोल सकता है कि ठीक है आपको मिल गए, फोटो भेज दो हमें, हम कंफर्म कर ले कि हमारा एक डॉग है, हमारी ब्रीड है। सेम सा दिखने वाले तो बहुत कुत्ते हैं मार्केट में, समझ में आ रही है? कभी कभी क्या होता है
एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई करने से पहले पार्टी कुछ कंडीशंस डाल सकती है, ये बात लिखी सेक्शन 8 में। अब सेक्शन 8 देखेंगे अपन, मैं आपको कुछ और कंडीशंस भी दिखाता हूं इसकी। सेक्शन 8 निकाल ली प्लीज। सेक्शन 8 कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस। एक्सेप्टेंस कैसे कर रहे हो आप? कुछ कंडीशंस को परफॉर्म करके कर रहे हो। एक्सेप्टेंस कैसे कर रहे हो सर? शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिकरण। अब शर्तों के, देखो कभी कभी क्या होता है, आप एक्सेप्टेंस करते हो या तो कुछ शर्तों का पालन करके, कंडीशंस को एक्सेप्ट करके, ठीक है मैं आपको फोटो भेजता हूं, या फिर कुछ पैसा भेज के, ठीक है ना, पैसा भेज के या फिर कुछ कंसिडरेशन देके। जैसे मैंने कहा कि हाँ ये हमारे पास है, इनकी हालत ठीक नहीं है, फोटो भेजो, कि फोटो तो भेज नहीं पाएंगे या नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ऐसे करके बात करी। चलो ठीक है, हम आपको 10,000 रुपए डालते हैं, आप इनके लिए कैब कर दो, टैक्सी कर दो। कोई बुजुर्ग थे घर के, घूम गए, उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, भूल जाते थे चीजों को, तो ठीक है इनके लिए कैब कर दो, 10,000 रुपए डालते हैं आपको। तो जैसे 10,000 रुपए डाले, वो एक्सेप्टेंस हो गई। तो सेक्शन 8 कहता है कि या तो आप कंडीशन परफॉर्म करके कर देते हो, या फिर कोई कंसिडरेशन प्राप्त करके भी आप क्या करते हो, एक्सेप्टेंस करते हो। समझ में? या तो पैसा देके कर देते हो, या फिर कुछ कंडीशंस को परफॉर्म करके आप एक्सेप्ट करते हो चीजों को। बात समझ में? मतलब नॉर्मल एक्सेप्टेंस तो अलग होता है कि ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को। सपोज करो मैं अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट लेने गया, ठीक है ना, मेरे को लगभग 500 कट्टे सीमेंट की जरूरत थी, मैं एक पूरी बिल्डिंग बना रहा था। मैंने 500 कट्टे सीमेंट की बात कर ली, ठीक है। अब मैंने 500 कट्टे सीमेंट की बात कर ली, तो उसने बोला कि ठीक है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आपका रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि जो 500 कट्टा सीमेंट मैं आपको दूंगा वो आप ही लेके जाओगे। सपोज करो मैंने सेलर के सामने शर्त रख दी कि ठीक है 500 कट्टे का, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आपका रहेगा इसमें। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बाय परफॉर्मिंग ए कंडीशन। मैं चाहता हूं कंडीशन परफॉर्म की जाए बाय ईदर ऑफ द पार्टी, या फिर कंसिडरेशन दिया जाए। एक्सेप्टेंस ऐसे ही नहीं चलती, मतलब अगर मैं किसी का प्रतिग्रहण कर रहा हूं तो प्रतिग्रहण ऐसे नहीं हो जाएगा। देखिए प्रस्तावना के ऊपर प्रतिग्रहण होगा, तभी क्या बनेगा, अपना वचन बनेगा, वचन के साथ में फिर करार बनेगा। तो हमेशा ये स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो होती है। बात समझ में आई? ठीक है सर, ये कंडीशंस प्लीज नोट कीजिएगा, ठीक है ना। कंडीशंस पूरी होगी तभी क्या होगा सर, तभी क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। अगर कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जैसे बैंक से लोन लेते हैं आप मकान बनाने के लिए। अब बैंक से लोन लिया, तुमने बैंक में अप्लाई किया 20 लाख रुपए का लोन। तुम्हारा लोन जिस दिन अप्रूव हो जाएगा ना, 20 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि तुमको एक साथ ही 20 लाख रुपए आ जाएगा। एक साथ नहीं आता सर पैसा, पहले 30% रकम आएगी। 20 लाख का 30% रफली 6 लाख के अराउंड होगा, 5.5-6 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। फिर जब वो अकाउंट, वो रकम खत्म हो जाएगी, तो फिर आप बैंक वापस जाएंगे, फिर बैंक का एक कर्मचारी आएगा आपकी जमीन देखने कि छत अब आपने किया सर स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है 5.5 लाख रुपए में, अब छत डलाने के लिए नेक्स्ट 5 लाख रुपए की रकम, नेक्स्ट 30% रिलीज करो छत, अब हमें छत डलानी है और ऊपर भी पोर्शन बनाना है, तो फिर नेक्स्ट 30% होगा। तो कंडीशंस परफॉर्म होगी तभी क्या होगा, बाकी पैसा रिलीज होगा। तुम एक्सेप्टेंस कर रहे हो लेकिन तुमने कंडीशंस पे एक्सेप्ट किया है पैसा। जैसे इंश्योरेंस, मल्टीपल एग्जाम यार, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस पे दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं सर, एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। ऐसे मल्टीपल टाइप के, लेकिन मैं बॉडी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। किसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ? शरीर के रिगार्डिंग। शरीर के रिगार्डिंग दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जो चीज होती है सर, टर्म इंश्योरेंस होता है जो किसी की मृत्यु पर उसको एक मुश्त पैसा देती है इंश्योरेंस कंपनी। जैसे किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है सर, कोई बीमार पड़ गया, ऑपरेशन है या कोई भी चीज, उसमें हेल्थ कवर होता है। अब ऐसा है कोई आदमी सिगरेट पीता है, दारू पीता है, या कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है जिससे शरीर को हार्म होता है। अब सपोज करो तुम इंश्योरेंस लेने गए, ठीक है ना, सपोज करो एक आदमी है, एक आदमी है ए, ये इंश्योरेंस लेने गया और ये स्मोक भी करता है और लिकर भी कंज्यूम करता है, जो भी हेल्थ के ऊपर डायवर्स इफेक्ट डालती है वो सब चीजें करता है। इसकी उम्र मान लीजिए, मैं इसकी एज रफली बोलता हूँ, ये 25 साल है, आपकी एज का, ठीक है ना, जॉब लग चुका है ये। अब इसने कहा हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं यार, सरकारी नौकरी लगेगी तब लगेगी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेना चाहिए।
और थोड़ी वकालत भी करता था, तो भाई प्रीमियम आएगा, तो उसमें इसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 5 लाख रुपए का, कि 5 लाख का इसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, स्वास्थ्य बीमा। अब इससे पूछा गया, इससे पूछा इंश्योरेंस लेने वालों ने कि सर आप नशा करते हैं? बोले नहीं करता। दारू पीते हैं? नहीं पीता। और कोई शौक है आपको? नहीं सर, कोई शौक नहीं। इसकी पूरी बॉडी चेकअप हुआ और बॉडी में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। इसको बोला कि आपको साल के 10,000 रुपए भरने हैं, तब जाके आपको 5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, हॉस्पिटल में कोई भी कंडीशन होगी तो। इंश्योरेंस के जो क्लेम होते हैं वो होते हैं उब्रीमा फीडे। उब्रीमा फीडे मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। देयर इज ए मैक्सिम उब्रीमा फीडे, एक मैक्सिम है। इसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ। अब ये क्या होता है सर, कि सर जब कभी भी आप इंश्योरेंस लें, आप झूठ नहीं बोल सकते। कल को अगर मान लीजिए हॉस्पिटल हुआ और मालूम पड़ रहा है किडनी खराब हो गई दारू पीने की वजह से, या फिर लीवर में इफेक्ट हो गया, लीवर खराब हो गया या लीवर डैमेज हो गया, डॉक्टर तो 2 मिनट बता देंगे कि ये लीवर सायरोसिस जो हुआ है इसको ये एक्सट्रीम दारू पीने की वजह से हुआ है। तो फिर मेडिकल कंपनी जो होती है वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर आपने उस टाइम सच बोला तो आपका 10,000 का प्रीमियम 15,000 का हो जाएगा, लेकिन इनसे भी आपको कवर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कंडीशंस के साथ में एक्सेप्ट होती है चीजें। जरूरी नहीं है ना कि भाई हर जगह आदमी कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग सिर्फ सब्जी भाजी खरीदने के लिए करे। जरूरी है क्या? सब्जी वाला थोड़ी कंडीशन लगाएगा भाई, वो भी लगा सकता है ना कि थैला लेके आना पड़ेगा, हो सकता है वो भी कहते थैला लेके आओ, खुले पैसे लेके आओ। कंडीशंस कोई भी पुट कर सकता है, लेकिन जब स्टैंडर्ड और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशंस इंपोज होती है। जैसे तुमको बोला है कि भाई फ्लैट 50% ऑफ, मतलब 50% की छूट मिलेगी फ्लैट। किसी के ऊपर अगर ऐसे लिख देते ना, जगह ही नहीं है बच्ची इधर, तो इधर लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं सपोज कीजिए किसी चीज के ऊपर लिख दिया फ्लैट, फ्लैट 50%, कैसे मूर्ख बनाती है कंपनी, फ्लैट 50% ऑफ अप टू 500 रुपीज। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1200 रुपए की चीज है तो उसका 50% कितना हो गया? 600, 600। लेकिन इन्होंने जो अप टू 500 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज आपको जो 1200 रुपए की चीज है ये आपको पड़ेगी कितने में? 700। मतलब 50% ऑफ दे रहे हैं, लेकिन 500 रुपए तक ही देंगे। जैसे जोमेटो में आता है ना, फ्लैट 30% ऑफ अप टू 80 रुपीज। जोमेटो कभी खोलोगे ना, उसमें आएगा फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ अप टू 80 रुपीज। तुमको लगेगा यार 250 रुपए की वो है, क्या बोलते हैं, मलाई कोफ्ता 250 रुपए का है, तो ऐसे तो फिर 125 रुपए का पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ रहा है 170 180 रुपए का। तो क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लोग खेलते हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में। तुम एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब तुमको कंडीशंस फुलफिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर भी तुम ऑर्डर कर रहे हो, तो फिर तुम कल को केस नहीं कर सकते कि मैंने क्यों किया, क्योंकि तुमने वो कंडीशंस को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। और सेक्शन 8 बोलता है कि कभी कभी कंडीशंस के साथ भी एक्सेप्ट करना होगा, वो भी एक एक्सेप्टेशन का तरीका है, या फिर कंसिडरेशन के साथ। तुमने पैसा दे दिया, तुमको पता नहीं लगा तुमने एक्सेप्ट क्या नहीं किया, लेकिन तुमने पेमेंट कर दिया, मतलब तुम एक्सेप्ट कर चुके हो। अगर तुमने प्रतिफल दे दिया तो तुमने क्या कर दिया है? तो फलाना फलाना चीज को एक्सेप्ट कर लिया भैया, और कोई इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए समझना बहुत आसान है। बहुत से लोगों को सिविल से लगता है डर, लेकिन सर सिविल से आसान कोई चीज नहीं है। जो लिखा है वो करना पड़ेगा, जो लिख दिया वो मानना पड़ेगा, सिवाय कॉन्ट्रैक्ट के 175 को छोड़ के। फ्रॉड करने का एग्रीमेंट कर सकती है पार्टी कि हम फ्रॉड करेंगे, मिलकर लूटेंगे लोगों को? डेफिनेटली नहीं कर सकते। 175 उसको रोकता है। दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स। समझ में आए? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? प्लीज हेडिंग डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे।
हेडिंग डालेंगे अपन जनरल प्रपोजल्स, उसमें आप लिखने स्टार्ट कीजिए। जनरल प्रपोजल साइड हेडिंग मैंने पहले ही शायद आपको डालने के लिए बोल दिया था ना, लिखना स्टार्ट कीजिए। The general proposals are uncertain. General proposals are uncertain as to whom it has been made. As to whom it has been made. The general proposals are uncertain as to whom it has been made. लिखिए, सामान्य प्रस्तावना, सामान्य प्रस्तावना में ये अनिश्चितता होती है कि, सामान्य प्रस्तावना में ये अनिश्चितता होती है कि किस व्यक्ति के लिए उसे बनाया जा रहा है, किस व्यक्ति के लिए उसे बनाया जा रहा है, किस व्यक्ति के लिए उसे बनाया जा रहा है। पैराग्राफ देख लीजिए। जनरल प्रपोजल, जनरल प्रपोजल, जनरल प्रपोजल can be accepted by every person. General proposal can be accepted by every person. General proposal can be accepted by every person. Every person. Every person to whom it is made, to whom it is made, or becomes known to him, or becomes known to him, or becomes known to him. सामान्य प्रस्तावना, सामान्य प्रस्तावना, सामान्य प्रस्तावना, सामान्य प्रस्तावना के लिए प्रतिकरण, के लिए प्रतिकरण हर वह व्यक्ति कर सकता है, हर वह व्यक्ति कर सकता है, हर वह व्यक्ति कर सकता है, हर वह व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए बनाया गया है या जिसके ज्ञान में वह प्रस्तावना है, जिसके लिए बनाया गया है या जिसके ज्ञान में वह प्रस्तावना है, जिसके ज्ञान में वह प्रस्तावना है। और ये ज्ञान में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ज्ञान में नहीं था तभी तो लालमन शुक्ला गोरी दत्त में उसको नहीं मिला था 1913 वाले केस में, वरना तो उसी को मिल जाता। नौकर को 501 रुपए क्यों नहीं मिले? क्योंकि नौकर के ज्ञान में नहीं था। नौकर हरिद्वार से पकड़ तो लाया, लेकिन नौकर के ज्ञान में नहीं था ना सर। तो जनरल, आप ये कहते हो कि जनरल प्रपोजल्स होते हैं, लेकिन जनरल प्रपोजल्स के लिए नॉलेज में होना बहुत मैंडेटरी है। अगर वो आपके नॉलेज में नहीं है तो फिर आप उसको साबित नहीं कर सकते। सपोज करो कंपनी ने ऑफर चलाया एक, आते ना सर, अरे सर ये क्रीम है, अभी सर्दी आ जाएगी तो ये एक क्रीम है, शैम्पू के साथ में 50 ml मॉइस्चराइजर फ्री, ठीक है ना। कंपनी क्या करती, कभी कभी लिखती नहीं है डब्बे पे, जो मेन प्रोडक्ट है उस पर नहीं लिखेगी, टैप के साथ बांध देती। किस साथ बांध देती है? टेप के साथ बांध देती है। कुछ दुकानदार भाई होते हैं जो टेप खोल लेते हैं और उसको अलग बेचते हैं और उसको अलग बेचते हैं। सब ऐसे करते हैं सर मैक्सिमम, और कंपनी को भी पता है ऐसा होता है। लेकिन अगर तुम समझदार ग्राहक हो और तुम्हें पता है कि नहीं नहीं इसके साथ तो वो चीज फ्री आती है, बोले कहाँ लिखा है, ये देखो साबुनों पे लिखा होता है ना, साबुन फ्री आता है छोटा। अगर तुमको पता ही नहीं कंपनी का ऐसे जनरल ऑफर है तो तुम उसको कैसे क्लेम करोगे? तुम्हारे नॉलेज में होना चाहिए ना भाई, ऐसा कुछ मिल रहा है। बात समझो, तो बहुत बिल्कुल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है यार, कुछ नहीं है। तुमको नॉलेज ही नहीं है तो तुम मांगोगे? अरे वो लक्ष्य एक बार क्या है, लक्ष्य साबुन में एक सोने का सिक्के की स्कीम आई, अगर बचपन में या किसी को याद है तो, लक्ष्य में सोने के साबुन की स्कीम आई। तो और मेरे को वो आता था इसमें कि अखबार में आता था कि पाइए सोने का सिक्का हर लक्ष्य में। तो मैं हर लक्ष्य को क्या करता था, बीच में से काट देता था। 2-4 तो मैंने काटे, 2-4 तो घर वालों ने भी सहन किए। उसके बाद फिर घर वालों ने कहा ये अलग मूर्ख बन रहा है, इसको लगानी पड़ेगी 2-3। तो आप ही समझिए, मुझे नॉलेज है लेकिन मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, डेट इज वेरी असर्टेन ना। ये कोई निश्चितता नहीं कि मुझे जनरल ऑफर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सपोज करो जेट हाउसिंग बोर्ड है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, अभी वो फ्लैट बेच रहा है जयपुर में सस्ते दामों में, बाकी उस एरिया में 1-1 करोड़ के फ्लैट है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड बेच रहे हो 30-35 लाख रुपए अफोर्डेबल। लेकिन उसमें सबको नहीं मिलेगा, उसमें पूरा लॉटरी स्कीम है। अब विज्ञप्ति मांगी, हाउसिंग बोर्ड ने क्या किया, अखबार में एक नोटिफिकेशन दे दिया, जिसको भी ये फ्लैट चाहिए वो आवेदन करे, इतने रुपए का इसमें डीडी लगेगा, तुम्हारी लॉटरी में लगता है ठीक है, वरना पैसा वापस तुम्हारे अकाउंट में। यही होता है शराब के ठेकों की तरह, सेम सीन है। अब सर समझो उसमें होता क्या चीज है, जो उन्होंने अखबार में दिया वो है इनविटेशन टू प्रपोजल, वो आमंत्रण है एक तरह से प्रस्तावना के लिए। आप आमंत्रित कर रहे हैं आपको, एक आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और अप्लाई कीजिए।
अब एक्सेप्टेंस होगा नहीं होगा, क्या कंडीशंस होंगी, सपोज कीजिए उसमें कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि कल को अगर आपकी लॉटरी निकल जाती तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका अधिकार है, एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते आप जब तक आप हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे। जैसे 15 दिन में 50% पैसा जमा कराना पड़ेगा। अरे सर होती नहीं होती ये कंडीशंस? तो बिल्कुल सर ये होता है। जैसे सेक्शन 8 है वो बहुत सारी चीजों के लिए पार्टीज को रिस्ट्रिक्ट करता है। यू कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स इन ए वेरी हेवायर मैनर। ऐसा नहीं कि आपका जब मन किया आपने कुछ कंडीशंस पुट कर दिया, आपने जब मन किया कंडीशंस को रिमूव कर दिया, नहीं सर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ये सब, आप हमेशा एक बात याद रखिए, बहुत से लोग कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पार्टीज काम करेगी, ये अरे हर कागज के 4 कोने होते हैं, तो पार्टीज काम करेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट है, तो पार्टीज काम करेगी ये 4 कोनों में, 4 कॉर्नर्स ऑफ द पेपर्स में काम होता है। फिर जो चीज इसके अंदर लिख दी उसके लिए बात है, जो नहीं लिखी उसके लिए कोई बात नहीं है। जैसे तुम आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट अपने आरजीएस में आता था पहले, अभी तो नहीं है, लेकिन उसमें एक सेक्शन है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अगर पार्टीज ने बोल दिया कि कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम कहाँ जाएंगे? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में जाएंगे। तो फिर तुम उसके लिए अगर तुम कोर्ट चले गए तो दूसरी पार्टी से भी दिखाएगी सर देखो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन का एग्रीमेंट का क्लोज डाल रखा है। तो उसका मतलब क्या है? कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोर्ट क्या कहेगा? नहीं नहीं इसके थ्रू जाओ, आप पहले आप आर्बिट्रेशन में होके आओ, वहां फेल हो जाएंगे तो फिर आप यहाँ आओ। एक केस था मेरे पास, दो तरह की चीजें होती है। अब थोड़ा सा मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव बताता हूँ तुमको। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक केस आया। दो तरह की चीज होती है, एक होता है डैमरेज, एक होता है वॉरफेज। अब डैमरेज और वॉरफेज क्या होता है इसको समझिएगा। हमारे पास में एक रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर था, राजकोट का रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर था। रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है सर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिससे कोई भी ट्रेन आएगी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म होता है सर, बीच में ये पटरी है, इधर भी पटरी है, तो एक प्लेटफॉर्म तो ये है ना, और एक प्लेटफॉर्म है ये। तो जब ट्रेन यहाँ पे खड़ी होगी ना सर, यहाँ पे आके या फिर यहाँ पे आके, ठेकेदार का काम होता है कि 8 घंटे में इस ट्रेन को खाली करना है, और तूने 8 घंटे में खाली नहीं किया तो पर घंटे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। ये रूल्स है, इसको बोलते हैं वॉरफेज। और डैमरेज होता है कि जो खाली नहीं होने के बाद में जो चीज होती है। रेलवे के ठेकेदार और रेलवे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, रेलवे के ठेकेदार और रेलवे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, और हमें भी बताया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। पार्टी जब आई तो हमने उससे एग्रीमेंट मांग लिया पूरा, तो हमने रीड किया, मैंने कहा यार तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। सीनियर को बोला देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लाइज बिटवीन द, मतलब मध्यस्थम के लिए जाने के लिए करार किया हुआ है पक्षकार ने पहले ही, और हमें पता है कि कोर्ट में जाएंगे तो गेम ओवर हो जाएगा हमारा। लेकिन फिर भी अब घोड़ा कहां से दोस्ती करेगा, तो फिर खाएगा क्या? उसको मैं पहले आते बोल दूं कि नहीं नहीं तेरा तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तू यहां मत जा, तू आ जा। और जरूरी क्या कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए कोर्ट माने ही सही, कोर्ट को लगे कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत, हाईकोर्ट कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज करके रिलीफ भी दे देता है। 5% ही स्कोप हो, लेकिन स्कोप तो है ना, तो उसके लिए भी क्यों मना करें? तो मैंने कहा देख लेते हैं एक बार लगा के, फिर कोर्ट की जो डायरेक्शन होगी। चीफ जस्टिस के कोर्ट में लगा हुआ था ये मैटर, एंड आई अपेयर्ड इन दैट मैटर, और पूरा डिटेल्ड आर्गुमेंट 5, 7, 10 मिनट का आर्गुमेंट मैंने किया। उसके बाद जस्टिस बोलते कि हैव यू सीन द आर्बिट्रेशन क्लोज इन दैट एग्रीमेंट? सर आई हैव सीन इट सर। तो बोले कि एंड व्हाई यू अप्रोच दिस फोरम, व्हाई यू अप्रोच दिस फोरम, भाई आप इस फोरम में क्यों आए? देन आई रिप्लाइड कि सर आई हैव अपीयर्ड बिफोर दिस फोरम just because this high court has this honorable court has certain discretion to exercise relief in the power of petitioner, ऐसे करके। तो बोला नो 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 यंग मैन, यू जस्ट अप्रोच द राइट फोरम, ऐसे करके मेरे को वहां बसबाजी नहीं कर सकते आप, प्रेरोगेटिव है उनका, डिस्क्रिप्शन है उनका। लेकिन अगर उनको पता चल गया कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो उसको ओवररूल कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर लिख दी गई है उसके 4 कोने में तो उससे बाहर आप नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है। तभी तो कहते हैं रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, या कोई भी चीज में नहीं बोलते, आपने पढ़ा हो तो रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली का मतलब ये होता है कि आप उसको समझो क्या लिखना चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं सर। आपको जब मैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा
तो उस टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक क्लोज होता है, उसको बोलते हैं फोर्स मेजोर क्लोज। आगे आगामी क्लास में पढ़ाऊंगा ये फोर्स मेजोर क्लोज। एक होता है विस मेजोर क्लोज। दो चीजें अलग अलग हैं, फोर्स मेजोर और विस मेजोर। क्या होता है फोर्स मेजोर और विस मेजोर? विस मेजोर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। लैटिन भाषा में इसको कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा किया गया कार्य। इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है पार्टी को। देखिए वाली मूवी ओ माय गॉड, देखिए आप लोगों ने। तो क्या कहता है एडवोकेट आके, सर देर इज पहले तारीख पे क्या बोलेगा उस मूवी को दोबारा देखना, पहली तारीख को बोलेगा एडवोकेट जब बहस होगी, वो आते ही कहता है सर देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन इन दिस पेटिशन। कोई मतलब वाद हेतुक नहीं है इसमें। आपका विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, लेकिन किसके विरुद्ध हुआ है? क्योंकि वो तो एक्ट ऑफ गॉड है ना। इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ ही ली थी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। एक नया क्लोज ये लोग डालने लगे, इसको कहते हैं फोर्स मेजोर क्लोज। अभी फोर्स मेजोर क्लोज क्या होता है सर? फोर्स मेजोर क्लोज वो होता है, इसको लेकर आईसीआईसीआई बैंक ने कोविड के टाइम पर 150 से 200 करोड़ रुपए बचा लिए, एक छोटे से क्लोज की वजह से। क्लोज मतलब होता है एक 2 लाइन का क्लोज लिखा हुआ है, उसमें वजह से 1.5 से 2 करोड़ रुपए, 150 से 200 करोड़ रुपए बचा लिए पूरे इंडिया में 6 महीने के अंदर। सर ऐसा क्या था उस क्लोज के अंदर? ऐसा है सर, अगर मैं मान लीजिए इस ये प्रॉपर्टी ले रहा हूं, मतलब ये प्रॉपर्टी अपनी है, अभ्युत्थान लॉ के चलता है, इस प्रॉपर्टी को लेके मैंने एक एग्रीमेंट बनाया, सपोज कीजिए आई हैव मेड एन एग्रीमेंट। और जब मैंने वो एग्रीमेंट बनाया, सुनिएगा सर ध्यान से, जब मैंने वो एग्रीमेंट बनाया, व्हेन आई मेड सच एग्रीमेंट, व्हेन आई मेड सच एग्रीमेंट, मैंने एक क्लोज ये डाल दिया कि अगर अगर कोई भी स्ट्राइक होती है, लॉकडाउन होता है, या फिर कोई भी कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाती है, कोई पेंडेमिक आ जाता है, क्या जाता है? अब दोबारा कोविड-19 आएगा क्या? पेंडेमिक आ जाता है, और जहां पर गवर्नमेंट ये कह देती है कि शट डाउन कर दिया जाए पूरी प्रीमाइसेस या पूरी बिल्डिंग, शट डाउन कर दिया जाए, या फिर पार्शियली खोला जाए या पार्शियली किया जाए। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, या फिर कर्फ्यू लगा देती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या लगा देती है? कर्फ्यू। अगर कोई भी कुछ ऐसी चीज करती है, तो उस महीने हम सिर्फ 50% रेंट देंगे। हम रेंट कितना देंगे? इसको कहते हैं स्ट्राइक, लॉकडाउन, पेंडेमिक, या फिर कर्फ्यू लगा दिया गवर्नमेंट ने, है ना, दंगा हो गया, माहौल खराब है, 15 दिन का 10 दिन का कर्फ्यू लगा दिया, इसमें कुछ खुल नहीं पाई, तो उसका रेंट 50% हो जाएगा। किया था ना सर कोविड के टाइम पर, मकान मालिकों ने रेंट आधा आधा कर दिया था कि अपने हिसाब से हाफ दे देना यार, खुद से कर दिया था बोसे ने तो, और बोसे थे भी से जिन्होंने कुछ कम नहीं किया था। तो ये होता है फोर्स मेजोर क्लोज। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये 4 कोने हैं, इससे बाहर चीज नहीं जाएगी। याद करो एसआरए, याद करो कोई भी एक्ट, सबसे पहले क्या लिखा था? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। सबसे पहली लाइन यही लिखी होगी, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, या फिर आई अपना पार्टनरशिप याद करो, सोगा याद करो। अगर आपने था ना, जब तक कि संविदा अन्यथा विपरीत प्रभाव ना डाले, संविदा अन्यथा विपरीत प्रभाव ना डाले, तो संविदा का विपरीत प्रभाव ना हो उसके पहले तो आप कर सकते हो ना। आपने संविदा की हुई है, अगर आपने संविदा में लिख दिया है कि पार्टी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगी, पार्टी संविदा का प्रतिस्थापित पालन नहीं करवा सकती, तो नहीं करवा सकते फिर आप। अगर पार्टी लिख दे कि हमसे एग्रीमेंट किया है तो हम ही एग्रीमेंट पूरा करेंगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी तो नहीं आएगी। दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि हम मैंने लेकिन हाँ, पार्टीज वो भी नहीं कर सकती, जैसे याद करो प्रिंसिपल क्लॉक ऑन रिडेम्पशन हमने पढ़ा था टीपीए के अंदर, कि पार्टी ये नहीं कर सकती कि आप कभी रिडीम नहीं करा पाओगे प्रॉपर्टी, आप कभी संपत्ति का मोचन नहीं करा पाओगे, आप मोचन को रोकने के लिए कोई करार नहीं कर सकते। याद करो मैंने आपको टीपीए में पढ़ाया था, तो क्लॉक ऑन रिडेम्पशन। तो आप कुछ ऐसे करार भी नहीं कर सकते, सेक्शंस उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी प्रोहिबिटेड करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले, ठीक है ना सर? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए,
हाउ इज जनरल प्रपोजल एक्सेप्टेड, हाउ इज जनरल प्रपोजल एक्सेप्टेड, सामान्य प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कैसे किया जाता है, सामान्य प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कैसे किया जाता है, हाउ ए जनरल प्रपोजल इज एक्सेप्टेड।